हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे मूल मंत्र के बारे में डिस्कस करूंगी जो किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कोई भी एस्पिरेंट अगर उसको अपनी तैयारी के इनिशियल फेज में ये रूल्स पता होते और वो उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर ले 8 मंथ से लेके 1 ईयर मैक्सिमम, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो कोई भी एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर सकता है। ये गारंटीड है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी मूल मंत्र मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ये मेरे खुद वेल अप्लाइड है, ठीक। जो मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान जो भी डिसिप्लिन वगैरह बनाए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मेरे भी बाद में 2024 में जितने भी एग्ज़ाम लगातार क्वालिफाई हुए हैं, मुझे लगता है कि उसके पीछे ये रूल्स ही हैं जो मैंने कंटिन्यूसली इसको फॉलो किया है, ठीक है, बिलीव करके इसको फॉलो किया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे 10 रूल्स डिस्कस कर। आप में से कोई भी बच्चा अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहा है या प्रिपरेशन के दौरान है, ठीक है, या काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, 2-3 नंबर से, ठीक है, या फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन और बीच बीच में आप लोग भटक जाते हैं कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कब तक करनी पड़ेगी, कैसे होगा, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों को रूल्स बताऊँगी उसको आप लोगों को बिलीव करके कंटिन्यूसली फॉलो करते जाना है, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक मैक्सिमम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मूल मंत्र है चूज़ योर एम, ठीक है। आप लोगों को किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्या बनना है, ठीक है, किस सेक्टर में जाना है, आप लोगों को वो स्पेसिफिक पता होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी बैंक के फॉर्म आ रखे हैं तो बैंक की तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में जब टीचिंग की वैकेंसी आएगी तो टीचिंग की तैयारी कर लेंगे, ठीक है, बाद में फिर पीसीएस का 2 साल बाद आएगा तो पीसीएस की तैयारी कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक एम पकड़िए जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, ठीक है, उसके सोर्स को जुटाइए, ठीक है, और उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए, किसी भी चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए बैंक की कर रहे हैं, टीचिंग की कर रहे हैं, तो उसका कोर्स कंप्लीट करने में ही आप लोगों को 6 मंथ मिनिमम लग जाएगा, ठीक है, पूरा अगर अच्छे से फॉलो करेंगे। फिर आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे ढंग से करिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे ना, साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अभी बैंक की तैयारी कर रहे हैं और फिर जब टीचिंग वैकेंसी आएगी तो टीचिंग वैकेंसी की तैयारी करेंगे, तो क्या होगा, उस वक्त आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, आपको सोर्स ही नहीं पता होंगे, तो क्या होगा, उस वैकेंसी में क्वालिफाई होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक रहिए, अपने एम के साथ भरोसा रखिए। 1-2 साल तो प्रिपरेशन में जाते ही जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपना ही केस यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि 2021 में एलटी का पेपर आया था, जस्ट मेरा बीएड कंप्लीट हुआ था, ठीक है, लेकिन उस वक्त तक मैं नेट की तैयारी कर रही थी, ठीक है। जब ये वैकेंसी आई तो मुझे सोर्स वगैरह भी नहीं पता था, फिर भी मैंने अपने हिसाब से मेहनत करके ये पेपर दिया, ठीक है। तो उस वक्त जब ये रिजल्ट आया तो मेरा 3 नंबर से रह गया वो रिजल्ट, ठीक है, भले ही मैंने लास्ट मोमेंट में तैयारी करी, 3 नंबर से रह गया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजन था कि मैंने शायद शुरू से तैयारी नहीं करी थी, मुझे सोर्सेज नहीं पता था, हो सकता है मेरी उस वक्त एमसीक्यू प्रैक्टिस उतनी अच्छी से नहीं हो पाई थी, जिस वजह से मेरा वो एग्ज़ाम रह गया, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, अगर आप लगातार एक ही चीज़ की तैयारी करते जाएंगे, एक एम रहेगा, तो आपके कितने एग्जाम क्वालिफाई होंगे, ठीक है। देखिए, फिर 2021 में 2023 में तो कोई वैकेंसी नहीं आई थी, 2024 में फिर वैकेंसी कई सारी आई, हॉर्टिकल्चर आई, ओके, उसके बाद हॉर्टिकल्चर का आई गेस जैन में पेपर हुआ था, और उसके बाद फिर एलटी का पेपर हुआ अगस्त में, और फिर उसके बाद एक फॉरेंसिक सीनियर साइंटिस्ट फॉरेंसिक का एग्ज़ाम था, फॉरेंसिक का, ठीक है, वो आई गेस नवंबर में हुआ था। और तीनों ही एग्ज़ाम जो है सब्जेक्ट रिलेटेड है और तीनों ही एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। यानी 2024 में 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पोर्शन जो है स्ट्रांग था। अगर आप भी अपना एम डिसाइड कर लेंगे, मान लीजिए आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की धीरे धीरे विद टाइम, शुरू में हो सकता है कि आपको टाइम लगे उसमें कमांड बनाने में, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी कमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यू योर टाइम। देखिए, ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, आप लोगों का जो भी ये यूथ फेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के पीछे अपना जो यूथ फेस होता है ना, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग सीरियसली तैयारी करने वाले किसी भी कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, जो भी ये ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। या मेरे नोन में तो टीचिंग वाले ही बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो मतलब काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने 2018 वाला पेपर दिया एलटी का, या 21 वाला पेपर दिया और 25 वाला भी दिया, और तीनों में कुछ रीजन की वजह से फेल हो गए, ठीक है। तो उनका जो भी यूथ फेस वाला टाइम है ना, 23 से लेके 29 वाला, ये पूरा का पूरा ना खर्च हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को अपनी एक डेडलाइन जरूर बनानी है,
ठीक है, कि मुझे इस टाइम तक क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम एनी हाउ। ये मत करिएगा कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 5-6 साल तक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 3 ईयर का आप लोग डेडलाइन बनाइए, 3 ईयर या फिर मिनिमम 2 ईयर्स का, कि मुझे इसके अंदर एग्जाम क्वालिफाई ही करना है। ठीक है, जब आप लोग डेडलाइन बनाएंगे तभी आप लोग फुल्ली फोकस्ड होकर तैयारी करेंगे। ठीक है, जब मेरे भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रही थी तो मेरी एक डायरी है, उसमें मैंने पीछे लिख भी रखा था कि 24 लास्ट तक, ठीक है, मुझे एनी हाउ गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, और फिर मैंने ये शॉर्ट्स वगैरह बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे। अगर आप लोग मेरे पीछे वीडियोस देखेंगे तो मैंने अक्टूबर के टाइम में, मुझे ध्यान आ रहा है अक्टूबर 24 में ये टारगेट लिया था 3 मंथ का। ठीक है, कि दिसंबर लास्ट तक मेरा एग्ज़ाम जो है वो हो जाना चाहिए, कोई क्वालिफाई। ठीक है, और बाई गॉड ग्रेस मेरी हार्डवर्क जो है पे हुई और मेरी फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई हुई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी एक डेडलाइन जरूर बनानी है कि मैक्सिमम कब तक आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, अपने टाइम की अगर आप लोगों को वैल्यू करनी है ना तो लाइब्रेरी पक्का ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की घर में पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो रही हो, लेकिन अगर मेरी मानिए तो लाइब्रेरी को एक बार ज्वाइन करके देखिए, इसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मिरेकल के जैसे काम किया है। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी ताकि मुझे कोई टाइप का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, और लाइब्रेरी जाके अपना स्लॉट बैठ जाती थी पढ़ने, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपना स्लॉट पूरा किया और घर वापस आ गए। ठीक है, आप लोग भी अपने टाइम की वैल्यू कीजिए और हो सके तो अपने आसपास कोई अच्छी लाइब्रेरी है तो उसको ज्वाइन कीजिए और सिर्फ पढ़ने जाइए। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखा है कि वहाँ जाके दोस्ती यारी इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें इतनी निभा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने जाएँ, अपने टाइम की वैल्यू करें। ठीक है, कि इतने टाइम में आपको लाइब्रेरी से बाहर निकलना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो थर्ड चीज़ जो आप लोगों को करनी है वो है मेक टाइम टेबल। ठीक है, इसको एक अपनी लाइफ में एक रूल के जैसे अपना लीजिए। ठीक है, जब भी आप लोग तैयारी करने जा रहे हैं, न्यू डे स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का जो न्यू डे स्टार्ट होगा वो आपका किससे होगा, 29 नवंबर डालिए और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट नेम डालिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से उसका वो टॉपिक भी डाल लीजिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका डेली प्लान हो गया। ठीक है, डेली प्लान भी आप लोगों को करना है और जब भी आपका जैसे संडे वाला दिन है तो संडे वाले दिन में क्या करना है, ये सब एक्सपीरियंस मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे खुद के अप्लाइड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो वीकली प्लान करना है। ठीक है, जैसे वीकली प्लान हो गया आपका कि जैसे 30 नवंबर जैसे कल आएगा संडे के दिन। ठीक है, तो आप लोग कल के दिन प्लान करोगे कि आपका 1 नवंबर से लेके, ठीक है, 7 नवंबर तक आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आप उसमें टारगेट ले सकते हो कि मेरे ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए, इसके मेरा ठीक है, इसकी मेरी 1 यूनिट कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसको मुझे रिवीजन करना है। और आप लोगों को क्या करना है, जिस भी दिन आपका संडे पड़ रहा होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए 7 नवंबर को शायद संडे है, तो आप लोग क्या कीजिए, संडे के दिन का जो टारगेट है ना वो थोड़ा कम लीजिए। उससे क्या होगा ना, आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलेगा कि ये संडे है तो मुझे कम पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा हैप्पी महसूस करेंगे, आप लोगों को भी बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, तो संडे के दिन कम वर्कलोड लीजिए। ठीक है, उस दिन आप लोग ऐसा कीजिए कि एक ही स्लॉट आप लोगों को पूरा करना है। जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मैं 12 या 1 बजे तक, या मैक्सिमम कभी कभी ज़्यादा लोड रहता था तो 4 बजे तक शाम की पढ़ती थी। उसके बाद मेरा रहता था कि अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट वीक की जो भी आपका नेक्स्ट वीक होगा, जैसे 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर का, उसका आप लोग स्लॉट बना लोगे। ठीक है, कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो संडे के दिन का काम जो आप लोगों का रहेगा वो रहेगा वीकली प्लान करने के लिए और ये एनालाइज करने के लिए कि आप लोगों ने वीक में क्या कर रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। और उसके साथ ही साथ जब आपका वीकली प्लान बन जाएगा तो हर डे पर डे, जैसे आप एक कॉपी डायरी बना लीजिए और उसमें लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, कि क्या क्या टॉपिक आप लोगों को कवर होते जा रहे हैं। ठीक है, वो जब रिकॉर्ड रहेगा ना तो आगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और जब भी नए दिन की शुरुआत करेंगे आप लोग, सबसे पहले जाइए अपनी कुर्सी पे, चेयर पे बैठिए और अपना डेट डालिए और अपने टॉपिक लिखिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे समराइज़ कर दिया मैंने। आपको डेली प्लान बनाने हैं, वीकली प्लान बनाने हैं। ठीक है, वीकली के दिन आपको न्यू वीक का प्लान बनाना है और एनालाइज करना है। ठीक है, और इसके अलावा पढ़ाई के दौरान आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, एक और चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हैं, स्टॉप वॉच का यूज़ कीजिए। ठीक है, जैसे आपने डेली प्लान बना लिया, उसके बाद क्या कीजिए, अपने फ़ोन में या किसी भी चीज़ में या वॉच वगैरह अगर है तो उसमें स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए। ठीक है, और वो स्टॉप वॉच वो ऑन करके आप लोग पढ़ने बैठ जाइए। कभी भी बीच में अगर आपका मन भटकता है तो स्टॉप वॉच की तरफ देखिए, स्टॉप वॉच को क्लोज कीजिए। ठीक है, फिर अपना जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कीजिए, फिर पढ़ने बैठ रहे फिर स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को अपने एक्चुअल जो आपके क्वालिटी वाली स्टडी टाइम है ना वो पता चलेंगे। और सेकंड चीज़, आपके मन में भी ये रहेगा कि स्टॉप वॉच चलिए तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। ठीक है, आपका मन भटकेगा नहीं दूसरी तरफ। और फोर्थ चीज़ आप लोग ये भी कर सकते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों की आदत होती है कि पढ़ते वक्त बीच बीच में फ़ोन देखने की, चलो मैसेज आ रहा है मैसेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में अगर आप लोग स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हैं तो फ़ोन में स्टॉप वॉच ऑन कीजिए और फ़ोन को उठा के
टेबल के ऊपर या जहाँ पे भी एक लाइब्रेरी में पढ़ रहे तो टेबल के ऊपर रख दीजिए ताकि आपका ध्यान फ़ोन की तरफ जाए ही ना, ठीक है। और फिर जब आप लोग उठ रहे हैं वॉशरूम के लिए या किसी भी चाय कॉफ़ी के लिए या कुछ अदर चीज़ के लिए, तब अपना फ़ोन उठाइए, स्टॉप वॉच बंद कीजिए और फिर अपना एक्स्ट्रा काम कीजिए, ठीक है। तो पढ़ते वक्त मोबाइल फ़ोन को देखना भी नहीं है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में अगर स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हैं तो ऑन करके उसको एक साइड में रख लीजिए, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी सिलेक्टिव विथ योर सोर्सेज, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गोल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 जगह से सोर्सेज आप लोगों ने उठा रखे हैं, ठीक है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे सोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, ठीक है। आप लोग पुराने मेरे से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मैं 2 या 3 ही चीज़ें बताती हूँ। एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो एनसीईआरटी ही बताती हूँ और रिवीजन के लिए पावर नोट्स ही बताती हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड बताती हूँ, पैडागोजी के लिए भी लिमिटेड बताती हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, क्राइटेराइज कीजिए कि आप लोगों को कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है। वो सोर्सेज पहले तो ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग कैसे पता चलेगा कि कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, ऑथेंटिक पढ़ा रहा है? आप लोग जस्ट वो पेपर देखिए अपने प्रीवियस ईयर के, ठीक है, सिलेबस देखिए और देखिए कि क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। वही आप लोगों का फिर ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा, ओके। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप लोग 2 सोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है, सिलेबस कवर करने के लिए। बाद में जब आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आप लोग बहुत सारी कीजिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कहाँ से शुरुआत कीजिए, ऑथेंटिक से स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप लोग नीट की कर सकते हैं, फिर ऐसे आगे और बढ़ सकते हैं। बैंकिंग में अगर आप लोग तैयारी करें तो पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक देखिए, देन आप लोग नेक्स्ट किसी सोर्सेज में जाइए, ठीक है। तो अपने सोर्सेज को आप लोग सेलेक्टिव कीजिए। यूट्यूब में आजकल इतना कुछ अवेलेबल है ना, अगर पिछले सालों में जाएंगे 4-5 साल पहले तो इतना सोर्सेज नहीं थे। आजकल तो जो भी सिलेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी गाइडलाइंस वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर जो भी एम की तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा 1-2 दिन टाइम लीजिए, यूट्यूब में थोड़ा सर्च कीजिए, या कोई अगर सेलेक्टिव कैंडिडेट है तो उससे अगर आपके आसपास नोन में है तो उनसे बात कीजिए, ठीक है, कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी, ठीक है। और फिर जो भी सोर्स आप लोगों को लग रहा है कि 3-4 बार कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो उसी सोर्स से फिर आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और फिर उस पर बिलीव रखिए और एक बार पूरा सिलेबस कवर कीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर जो भी सोर्स आप लोग पढ़ रहे हो ना जिस सोर्स से, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू लगा के देखिए। अगर वो एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको वहीं से आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। टीम डिसाइड हो गया, ठीक है, आपने अपने सोर्सेज जुटा लिए। अब आपको क्या करना है, जब डेली आप लोग पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। पर डे आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सुबह के टाइम एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दोपहर के टाइम सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट जो है वो शाम के टाइम पढ़ लिया, ठीक है। सो मॉर्निंग के टाइम में जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, कोई एक इजी सब्जेक्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा ना, आपके ब्रेन को ना बहुत एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ ये इजी है, ये तो मुझे आता है पढ़ने के लिए, ठीक है। नहीं, अगर आप क्या करेंगे, सुबह के टाइम में ही हार्ड सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा यार ये मैं पढ़ तो रही हूँ, पता नहीं क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, और पूरा डे आप लोगों को लगेगा मैं कैसे स्टडी करूँ, ठीक है। तो अपने माइंड को थोड़ा बेवकूफ़ बनाइए और सुबह की सुबह ईजी सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके ब्रेन को जब सुबह आप लोग स्टडी करें ना तो कोई बोझ टाइप का लगे ही ना। 2-3 घंटे कब निकल गए एक स्लॉट में आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो सुबह के टाइम में इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए, ताकि जब सेकंड स्लॉट आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं मान लीजिए 12:30 बजे से, तो आप लोगों को लगे कि अभी तो मैंने फ्रेश स्टार्ट किया है, ठीक है, इससे पहले तो मैंने कोई पढ़ाई नहीं किया है। 12:30 बजे क्या कीजिए, टफ सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर जब टफ सब्जेक्ट पढ़ लें, फिर शाम का जब स्लॉट बना रहे हैं आप लोग 4 बजे से, ठीक है, फिर आप लोग क्या कीजिए, एक इजी सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। तो यानी सुबह के टाइम इजी पढ़िए, ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। फिर 12:30 बजे जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा फ्रेश टॉपिक पढ़ लें। फिर शाम के टाइम जब आप पढ़ने बैठेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे दिन में पढ़ते तो थक जाते हैं, शाम के टाइम पढ़ने बैठेंगे तो माइंड को लगेगा ये तो ईजी सब्जेक्ट है, मुझे आता है, ये तो पढ़ लेती हूँ 2-3 घंटे, ओके। सो ऐसे आप लोग अपने स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिवीजन ही नहीं करेंगे तो सोचिए इतनी मेहनत जो आपने कर रखी है ना, पूरे दिन इन्वेस्ट किए हैं, वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को रिवीजन जरूर करना है साथ ही साथ। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे पर डे का आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा, तो काफ़ी सारे बच्चे जैसे सुबह के टाइम में उठ के रिवीजन करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल था कि मैं शाम के टाइम रिवीजन करती थी, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मुझे ऐसा होता था सुबह के टाइम मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो नया टॉपिक है मुझे वो स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने 3 या मैक्सिमम कभी कभी 4 स्लॉट भी हो जाते थे, ठीक है। तो शाम के टाइम में मैंने क्या किया, जो भी मैंने पढ़ रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या कभी कभी होता था 4th स्लॉट हो गए, मैं चारों का एक बार रनिंग आइज से रिवीजन जरूर कर लेती थी, ठीक है। कैसे करूँगी, जैसे मैंने जो भी पढ़ रखा है वो बस एक बार आंखों से देख लूँगी क्या क्या पढ़ रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट पूरा करा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मैंने यहाँ एनसीईआरटी पढ़ी फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है। एनसीईआरटी का मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो शाम के टाइम में मैं क्या करूँगी, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को एक बार रनिंग आई से देख लूँगी। सेकंड डे जब मैं इसका मान लीजिए सेकंड चैप्टर कर रही हूँ एनसीईआरटी का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जब सेकंड चैप्टर कर लिया, फर्स्ट लॉट कंप्लीट हुआ 12 साढ़े 12 बजे जब तक भी, उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार रनिंग आई से जो कल के दिन पढ़ा था वो जरूर देख लिया, ठीक है। तो बार बार मेरी आंखों से जाते जाएगा ना, तो मेरा बहुत अच्छा रिवीजन होते जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो मेरा वीकली वाला दिन रहता था संडे के दिन, वो मैं फुल्ली रिवीजन के लिए ही रखती थी, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि वीकली एक डे तो आप लोग रिवीजन के लिए कर लीजिए। उसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग बहुत बार पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों को रिवीजन के थ्रू अपने नोट्स को समराइज़ करना है, ठीक है। पता नहीं लोग करते हैं नहीं करते, लेकिन मैं तो ऐसा ही करती थी, मैं अपने नोट्स को क्या कर देती थी, समराइज़ कर देती थी, ठीक है। यानी मैंने वीकली में जितने भी पेज पढ़े हैं, मान लीजिए फर्स्ट लॉट के 7-8 पेज हो गए, ठीक है। अब मैंने इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा, तो मुझे पता चल गया कि मुझे ये पॉइंट तो याद ही रहते हैं, ये 5-6 पॉइंट है जो मुझे याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो रिवीजन डे के दिन यानी संडे के दिन मैं क्या करूँगी, इस नोट्स को मैं समराइज़ कर दूँगी, ठीक है, 2 पेज में कर दूँगी, ठीक है। फिर आगे जाके और मंथली जब रिवीजन होगा तो उसको और कम करके 1 पेज में कर दूँगी, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, रिवीजन को साथ ही साथ लेके चलना है, जितना आप लोग पढ़ रहे हैं रिवीजन जरूर करना है, वरना क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ कोर्स खत्म हो जाएगा, खत्म होते जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, ठीक है। तो रिवीजन, अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ रखा है वो टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड बनी है नहीं बनी है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में जब आप लोगों को मेनली क्या करना है, वहाँ पे एमसीक्यू तो सॉल्व करना है या रिटन फॉर्म में जो भी लिखना है, ठीक है, आंसर राइटिंग करनी है, तो अगर वही नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जो भी पढ़ाई लिखाई है वो वेस्ट जा रही है, ठीक। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था ना, अपने सोर्सेस आप लोगों को बनाने हैं सोर्सेज, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों के पास 4-5 सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप शुरू में एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स होगा वहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है, एक साथ सारी एमसीक्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले एक एमसीक्यू प्रैक्टिस को उठाइए, ठीक है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले लास्ट ईयर का पेपर लेके उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। जब वो हो जाए अपनी डायरी में आप लोग नोट करते जाइए, जहाँ पे आप लोग टाइम टेबल लिखा है ना, वहाँ पे आप लोग क्या करिए, स्लॉट नंबर 1 उसके नीचे आप लोगों ने मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक लिखा था, तो उसके नीचे आप लोग लिख लीजिए कि मैंने नोट्स कवर कर लिए हैं, उसके बाद मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस ये वाला जो है सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग आगे जाके दोबारा ये टॉपिक आएगा तो उसमें फिर आप लोग नेक्स्ट फिर क्या कर लेना, एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने अब कहाँ के सॉल्व कर लिए हैं, घटना चक्र के सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट फिर दोबारा जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके और देख लेना कि एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने अब इस बार कोई वाईटी चैनल से सॉल्व करें, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग एक बाई एक स्टेप पढ़ते जाइएगा, एक साथ सारे स्टेप में मत बढ़िएगा, ठीक है, ओके। 8th पॉइंट जो आप लोगों को अप्लाई करना है वो है एकांतवास, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे प्रिपरेशन फेज़ के दौरान बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट करते हैं कि अरे यार आज तो मैंने ये किया, आज तो मैंने वो किया, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मैं जब प्रिपरेशन करती थी मैं किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखती थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ही फोकस करती थी। हाँ, सोर्सेस वगैरह के लिए कि अभी कोई डाउट होता था तो पूछती थी, अदरवाइज़ मैं सिर्फ अपने से मतलब रखती थी। अगर मैं पढ़ने गई हूँ कहीं पे भी या रूम पे पढ़ रही हूँ तो सिर्फ अपना पढ़ाई करूँगी बस, ठीक है। अगर आप लोग कहीं लाइब्रेरी वगैरह जा रहे हैं तो लाइब्रेरी जाइए और सीधे पढ़ के वापस आइए, ठीक है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखना है, ठीक है। अभी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपरेशन फेज को ही सब कुछ इन्वेस्ट कर दो, ओके। 9th पॉइंट है बी पॉजिटिव, ठीक है। आप लोगों को एक तो अपने पे भरोसा रखना है, ठीक है, और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को माइंड में बिल्कुल ये नहीं आना चाहिए कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसकी सीट कम है, मान लीजिए इसकी 16 सीट है या 18 सीट है, ठीक है, और मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ या आता हूँ, ठीक है, और बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं, इनका तो ये भी कंप्लीट है, ये एमएससी हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं रखता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, मेरे नोन में ही काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2018 में भी तैयारी की, 21 में भी तैयारी की, 25 में भी तैयारी करी, फिर भी एग्जाम नहीं निकल पाया, कुछ रीजन होंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खुद पे भरोसा रखिए कि अगर मैं इसमें इतनी मेहनत कर रही हूँ तो ये निकलेगा, ठीक है। जब मैं भी एलटी की तैयारी कर रही थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था, लेकिन मेरे मन में ये श्योर था, जब भी वैकेंसी आई थी उसी समय श्योर था कि इस बार तो मुझे ये 2024 वाली वैकेंसी निकालनी ही निकालनी है, ठीक है। जबकि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट था, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन से ये इंट्यूशन आ रहा था कि मैं ये एग्ज़ाम जो है निकाल लूँगी, ठीक है। तो आप लोगों के मन में भी ये फेथ जरूर होना चाहिए, ठीक है। अपने पे भरोसा रखिए, और इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, इतने स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इतने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों का एग्जाम नहीं निकलेगा तो और किसका निकलेगा, ठीक है। और लास्ट सबसे अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए, वो है 1 आवर मी टाइम,
ठीक है। आप लोग इतना टाइम दे रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, 1 घंटा आप लोगों को रोज़ अपनी, जब भी आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे या करने जा रहे होंगे, आप लोग अपनी डेली लाइफ में ये रूटीन बना लीजिए कि शाम का या दोपहर का जब भी आप लोगों का फ्री टाइम रहता है, ठीक है, आप लोगों को वो खुद के लिए निकालना है। इससे इससे क्या होगा ना, आपकी जो पढ़ाई होगी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा कि मैं पूरे दिन भर मेहनत कर रहा हूँ तो लास्ट में मुझे इसका रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है। वो 1 आवर में आप लोग क्या कर सकते हैं, शाम के टाइम खुद को रिलैक्स करने के लिए बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, ठीक है, या कहीं वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कुछ भी। ये टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये सारे स्टेप फॉलो किए हैं, और एलटी के यहाँ तक कि जब अगस्त तक भी पेपर था ना, ठीक है, मैं लास्ट टाइम तक भी अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालती थी शाम का, ठीक है, 4 से 5 या जब भी, ठीक है। तो उससे क्या होता था, मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती थी। शुरू शुरू में मुझे भी लगता था कि मैं 1 घंटा इधर वेस्ट कर रही हूँ क्या, कि और बच्चे तो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बट मुझे लगता था कि मैं और टाइम तो बिल्कुल सिर्फ उससे पढ़ ही रही हूँ। जब मैं अपना 1 घंटा खुद पे इन्वेस्ट करती थी तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता था। जो दिन भर की थकान होती थी ना, वो सब मिट जाती थी, और अगले दिन भी पढ़ाई करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता था कि पढ़ाई भी कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरे लिए खुद का भी 1 घंटा का टाइम आ रहा है। ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ 10 ऐसे मूल मंत्र शेयर करे हैं जो किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप लोगों को बस इन पे भरोसा रख के इनको थोरोली फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक साल तक लगभग, और आपका देखना कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। इस तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।